दोस्तों को सलाम और दुश्मनों को भी सलाम, क्योंकि बहुत जल्दी वो भी दोस्त बनने वाले हैं। तो ये है कहानीबाज अनुपमा का लाइव शो और मैं हर बार की तरह लेकर आई हूँ कहानियाँ, कुछ ट्रैवल, कुछ बढ़िया सी जगहों की बातें, खाना पीना, कुछ ऐसी बातें जो किसी की समझ में नहीं आती और प्रैक्टिकल मैजिक। तो आज का शो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम अनाउंस करेंगे कॉन्टेस्ट और उस कॉन्टेस्ट के विनर को मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन इनाम, अवार्ड। सो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हम किसी भी टाइम पर कॉन्टेस्ट अनाउंस करेंगे। उसके अलावा एज यूजुअल लिसनर्स, बेस्ट लिसनर्स को हम हर महीने लिसनर ऑफ द मंथ अनाउंस करेंगे और उनको भी मिलेंगे कुछ खास बैजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड अवार्ड्स। तो ये है कहानीबाज अनुपमा का लाइव शो और मेरा चैनल है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन। उसको देखना मत भूलिए, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यूट्यूब पर जाइए और नॉन अपॉलोजेटिक वुमन लिखते ही मेरा चैनल आएगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ कहानी एक ऐसे इंसान की जो हमेशा खुश रहता था। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा वो क्या करता था कि वो हमेशा खुश रहता था। अब खैर जो भी हो, वो जो भी करता था आपको पता चलेगा, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। और ये आदमी एक छोटे से गांव में रहा करता था। और क्या करता था, इसके पास एक छोटा सा घर था जिसमें आगे पीछे थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर कि ये सब्जी और थोड़ा बहुत इसके यहाँ जो फल होता था वो उगा लेता था। बाकी ये क्या करता था, घास छीलता था, घास छील कर इकट्ठी कर लेता था और उसको अपना जिस गांव में रहता था वहीं पे जाके गांव वालों को बेच देता था। जिनको अपने जानवरों के लिए घास चाहिए होती थी वो उसको थोड़े से पैसे दे देते थे। अब ये पैसों का क्या करता था, अब ये पैसों का ये करता था कि जितनी इसको अपने खाने पीने के लिए या घर की छोटी मोटी और ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करना होता था, इस्तेमाल कर लेता था। बाकी का अपने पलंग के नीचे इसने एक हंडिया रखी हुई थी। हंडिया माने एक बर्तन रखा हुआ था, उसके अंदर ये वो बाकी के बचे हुए पैसे डालता जाता था। अब खर्चा तो कुछ खास था नहीं, थोड़ा बहुत खाने का खर्चा होता था, बाकी सब्जी वगैरह तो इसके खुद की उग जाती थी और उसे अपनी ज़िंदगी बेहद पसंद थी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस जगह, जिस गांव में ये रहता था वो गांव कैसा था। वो गांव ऐसा था कि वहाँ बस मुट्ठी भर लोग रहते थे, थोड़े से लोग, और बड़ा खूबसूरत था। कहते हैं कि वहाँ पर जानवर और इंसान मिलकर रहते थे। बड़े से बड़ा जंगली जानवर भी यदि आ जाए, जैसे कि तेंदुआ या चीता, तो वो इंसानों को कुछ कहते नहीं थे। और इस गांव की एक बड़ी खास बात थी, इसमें कोई सी भी पगडंडी पकड़ के चलो तो कहीं ना कहीं खूबसूरत जगह आप पहुंच जाते थे। और यही आदमी करता था, सुबह जल्दी उठ के कभी इधर घूमने निकल गए, कभी उधर घूमने निकल गए। और एक पगडंडी तो बड़ी मज़ेदार थी, उससे नीचे उतरते 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 आप जो है झीलों पे पहुंच जाते थे। एक नहीं, कई सारी झीलें। ऊपर से वो झीलें देखो तो ऐसा लगता था जैसे भगवान ने कुछ नीले हरे रंग के ऐसे पैचेस बनाए हैं जो बहुत ही कमाल के खूबसूरत हैं। तब यही इसकी दिनचर्या थी। अपना सुबह उठे, इधर उधर घूमे, जंगलों में गए और अपना घास काटी और घास बेच दिया। जो पैसे बचे वो अपने उस हंडिया में डाल दिया। एक दिन इसने सोचा, बड़े समय से उस हंडिया को चेक नहीं किया, देखा नहीं कि उसमें कितने पैसे हो गए, क्या हो गया। तो इसने जब हंडिया बाहर निकाली तो वो पूरी भर चुकी थी। इसने कहा, अरे इतने सारे पैसे की मुझे तो ज़रूरत है नहीं, मेरे पास तो ज़रूरत का सारा सामान है, तो मैं क्या करूं। तो उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर पे एक शहर था कि शहर ले जाते हैं, वहाँ पर व्यापारी लोग होते हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ काम बताएंगे, वो किस इतने पैसे का इंसान क्या करे। तो वो लेके चला, तो वहाँ पे व्यापारी के पास पहुँचा। अब व्यापारी जो था वो था ज्वेलर था, सुनार था। उसने देखे इतने सारे पैसे हैं तो उसने कहा कि भाई तुम कुछ ले लो इस पैसे का। अब और कुछ, वो बोला मेरे इस्तेमाल की तो सारी चीज़ें मेरे पास हैं, मैं क्या लूँ। तो सुनार ने कहा, तुम कोई सोने की चीज़ ले लो, कम जगह में आ जाएगी और कभी बेचना चाहो तो बिक भी जाएगी। अब इस आदमी ने कहा, आप ही बता दो, मुझे तो सोने की चीज़ों का भी आइडिया नहीं है। तो सुनार ने इसको एक ब्रेसलेट दे दिया पहनने वाला कि भाई तू पहन भी सकता है इसको कभी कभी। आदमी आ गया वापस, आके उसने ब्रेसलेट रख दिया
कि मैं इसका क्या करूं, मेरे तो किसी काम का नहीं है, मैं पहन कर क्या करूंगा। खैर ब्रेसलेट रख दिया और सोचने लगा कि इस ब्रेसलेट का क्या किया जाए। तो उस गांव में बीच बीच में ऐसे व्यापारी आते थे जो गांव-गांव जाकर अपना व्यापार करते थे, और खासकर ऐसी जगहों पे जाते थे जहां राजकुमारियां, रानियां, राजा लोग सामान खरीदते थे। तो कभी कपड़ा, कभी कुछ खाने का सामान, ऐसे व्यापारी होते हैं जो कि गांव-गांव जाया करते थे। तो इसको भी पता था। इसने एक दिन सोचा कि एक जो व्यापारी आता है वो तो पड़ोस में जो शहर है जहाँ पर एक राजकुमारी रहती है जिसे बड़ा शौक है, सुना है, और वो बड़ी खूबसूरत है, उसके लिए मैं ये ब्रेसलेट भेज देता हूँ। तो जब वो व्यापारी आया तो इस आदमी ने कहा कि भाई तुम ये ब्रेसलेट मेरी तरफ से उस राजकुमारी को दे देना। तो व्यापारी ने कहा ठीक है, पर उसे व्यापारी को भी आश्चर्य हुआ कि इसके पास सोने के ब्रेसलेट कहाँ से आया। खैर उसने कुछ नहीं कहा, जाके राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि इतना अच्छा सोने का ब्रेसलेट जिसने भेजा है वो तो कोई खास आदमी होगा, तो मुझे भी उसके लिए एक जो उपहार है वापस भेजना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं राजकुमारी हूँ ना, तो जो उसने भेजा उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो राजकुमारी ने 8-10 ऊँटों पर बेहतरीन ऊन भरवा के, कि भाई ठंड जब होती है तो उनकी ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है वो आदमी ऊन का व्यापार करना चाहे, जो भी है, उसने 8-10 कैमल्स पे, ऊँटों पर ऊन भरवा के उस आदमी के पास भेज दी। अब व्यापारी लेकर आ गया, ये आदमी परेशान, 10-12 ऊँट, मैं क्या करूँगा इसका, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है और रखूँगा भी कहाँ। तो उसने व्यापारी से कहा भाई 1-2 ऊँट तुम रख लो, बाकी के जो है ना, दूसरी तरफ भी एक छोटा सा राज्य था जहाँ पर एक राजा रहता था, और इस आदमी ने सुन रखा था कि वो राजा अपने गांव में ऊन की चीज़ें बनवाता है। तो उसने कहा इसके काम आ जाएगा, वहाँ दे दो, उस राजा को दे दो। अब व्यापारी उस राजा के पास ले गया 10-12 ऊँट। उसने कहा ये उस आदमी ने भेजा है जो जंगल में रहता है। राजा बड़ा परेशान, इतना सारा सामान उस आदमी ने भेजा है, तो फिर मैं तो राजा हूँ, तो मैं तो ज़्यादा भेजूँगा। राजा ने कहा ठीक है, सामान ले लो और 8-10 घोड़ों पर चांदी की चीज़ें लाद के, चांदी के सिक्के लाद के उसके यहाँ लेके जाओ। अब व्यापारी वहाँ से घोड़े और चांदी के सिक्के के लेकर आ गया। इस आदमी ने देखा, उफ, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा मामला, मुझे तो चाहिए नहीं इतने सारे चांदी के सिक्के, मैं क्या करूँगा, ऊपर से घोड़े भी। उसने फिर व्यापारी को कहा कि 1-8 घोड़ा और चांदी के सिक्के उस पे जो हैं वो तू रख ले, बाकी ये जाके उस राजकुमारी को फिर से दे दे मेरी तरफ से। व्यापारी ने कहा चलो ठीक है, मुझे मुफ्त में घोड़ा और चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, मुझे क्या जाता है। उसने राजकुमारी को दे दिए बाकी के घोड़े और चांदी के सिक्के। अब राजकुमारी बोली अच्छा, बढ़ चढ़ के मुझे और उपहार दे रहा है, ठीक है मैं भी दिखाती हूँ मैं कितनी बड़ी राजकुमारी हूँ। उसने कई सारे सैनिकों के साथ एक काफिला बनवाया और उसमें सोने का सामान इस आदमी के पास भेज दिया। अब ये आदमी फिर परेशान कि अरे ये मैंने क्या कर लिया, अब ये इतना सारा सामान चला आ रहा है, हाथी घोड़े चले आ रहे, मैं क्या करूँगा इसका, हाथियों को तो रखने की जगह नहीं है यहाँ पर, और मैं क्यों रखूँ। तो उसने फिर वही बात कही कि भाई ये तू 1-8 हाथी रख ले व्यापारी, और सोना भी रख ले, बाकी का सारा उस राजा को दिया। अब ये व्यापारी ले गया, उसने राजा को दे दिया। राजा बोला अब तो मुझे मिलना पड़ेगा कि मेरे से भी बड़ा महाराजा कौन है जो इस तरह के सोने वगैरह भेज रहा है मुझे। व्यापारी ने कहा कि भाई वो वहाँ रहता है, देखने से तो राजा नहीं लगता, लेकिन आप चल के देख लो। तो राजा ने कहा हाँ मैं जाऊँगा। और इधर राजकुमारी को भी लगा कि भाई ऐसा कौन दिलदार आदमी है, अमीर आदमी है, मुझे देखना पड़ेगा उसको। अब राजकुमारी के पिताजी ने भी कहा कि इतना कुछ तुम्हें भेज रहा है तो कोई ना कोई उसका विचार होगा, हो सकता है वो तुमसे शादी करना चाहता हो, तो हम सबको वहाँ जाना चाहिए देखने की वो है आखिर कौन। अब एक तरफ से राजकुमारी का काफिला और एक तरफ से राजा का काफिला चल पड़ा इसके गांव की तरफ। व्यापारी दौड़ा दौड़ा आया, उसने इसको बताया कि भाई दोनों तरफ से राजा रानी आ रहे हैं, तुम क्या करोगे, कैसे खातिर उनकी करोगे। ये बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो जो है मैं तो 2 लोगों की खातिर ठीक से ना करूं, इतने लोगों की और इतने हाथी घोड़ों को तो रुकाने की जगह नहीं मेरे पास। खैर अब जब ये आ रहे थे, अब इस आदमी ने सोचा मैं तो फंस गया बुरा, अब मैं क्या करूं। तो इसने कहा मैं भाग जाता हूं अपनी ये झोपड़ी छोड़ के, कभी बाद में वापस आ जाऊंगा। जैसे ही ये अपनी छोटे से घर, छोटी सी झोपड़ी को छोड़ के भाग रहा था, पीछे से एक आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो। तो इसने मुड़ के देखा तो जंगल की परियां थीं। तो उसने बोला कि मैं तो मुसीबत में फंस गया,
मैंने फालतू में वो एक ब्रेसलेट भेज दिया और देखो क्या मुसीबत पड़ गई। तो अब ये सारे आ गए, मैं इनका क्या करूँगा। तो परी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, और उसने अपनी छड़ी घुमाई, ये एकदम राजसी पोशाक में आ गया और इसकी जो छोटी सी झोपड़ी थी वो महल बन गई। कि परी ने कहा तू जा अपना महल में स्वागत कर। खैर ये चला गया। महल में दरबान सब इसको सलाम ठोक रहे और क्या क्या कर रहे हैं। अब ये सोच रहा है मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं कौन सा राजा हूँ, लेकिन चलो ठीक है। सब आए मेहमानों की तरह रहे। अब एक अच्छी बात उसमें क्या हुई, रानी जो राजकुमारी आई थी उसने राजा को देखा, राजा ने राजकुमारी को देखा, दोनों को प्रेम हो गया। अब इसने कहा चलो ठीक है, इसने कहा चलो आप लोग शादी ही कर लो, जब आप मिल गए हो, आपको अच्छा लग गया, आपको प्रेम हो गया। उनकी शादी भी हो गई। उसके बाद सब चले गए। जब सारे मेहमान चले गए तो इस आदमी ने अपने महल को ऐसे देखा वैसे देखा कि अब मैं इसका करूँ क्या, मुझे तो ये महल भी मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे तो हाथी घोड़े भी किसी काम के नहीं, मेरे तो क्या करूँ मैं इस सब का। और 2-4 दिन तो वो रहा, फिर वो परेशान होने लगा। घास काटने जाए तो पीछे पीछे उसके सेवादार आए कि हम काट देंगे हम काट देंगे। इसने कहा मुझे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, मैं तो अपनी ज़िंदगी इतनी खुशी से जी रहा था, मुझे तो ऐसी ज़िंदगी चाहिए नहीं। तो फिर उसने सोचा मैं अब यहाँ से चल देता हूँ, कहीं और जाके अपनी ज़िंदगी बसा लूँगा। जैसे ही वो चला फिर आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो। तो आदमी ने कहा मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है ये सब संभालना। परी ने फिर कहा अच्छा ठीक है, एक बात बताऊँ तुम्हें, तुम जो है दिल के बादशाह हो, तो तुम जैसे रहना चाहते हो मैं भी चाहती हूँ कि तुम वैसे ही रहो। उसने अपनी छड़ी हिलाई। अब ये जो चरवाहा था एकदम वैसे का वैसा हो गया जैसे पहले था। वही छोटा सा घर, वही सब्जी, वही घास काटना और वही सुंदर सी जगह। उसके बाद वो हमेशा खुशी से रहा और उसने तौबा कर ली कि अगर मेरे पास पैसे जमा होंगे मैं तो उन बच्चों में बांट दूंगा जो उसकी कुछ चीज़ लेके खा लें या पहन लें। मैं किसी लंबे चक्कर में, सोने चांदी के चक्कर में, हाथी घोड़ों के चक्कर में तो मुझे पड़ना ही नहीं है। और जहाँ उसने ऐसा किया उसके बाद कभी भी वो नाखुश नहीं रहा, वो हमेशा खुश रहा। तो आप में से कोई गेस कर सकता है कि ये कहानी कहाँ की थी, ये कहानी कहाँ की थी, गेस करिए। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा एक सरप्राइज इनाम। कहाँ की थी ये कहानी, और ये भी लिख के भेजिए मुझे कमेंट में कि आपको क्यों लगता है कि वो आदमी हमेशा खुश रह पाया, ऐसा क्या किया था उसने। किसी ने जवाब दिया स्कॉटलैंड। नहीं, स्कॉटलैंड की कहानी नहीं है ये कहीं और की कहानी है। तो आज का मैं तब तक कॉन्टेस्ट अनाउंस कर देती हूँ। आज का हमारा कॉन्टेस्ट है एक सेल्फी कॉन्टेस्ट। आप अपनी सेल्फी लीजिए, उसको हैशटैग कहानीबाज अनुपमा सेल्फी कॉन्टेस्ट, इस तरह हैशटैग लेके मेरे ट्विटर और मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। मैंने जो एड्रेसेस हैं वो अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, और जिसकी सेल्फी बेस्ट होगी उसको एक ज़बरदस्त अवार्ड, प्राइज़ एंड एन ऑनर बैज मिलेगा। तो एक और जवाब आया है कि ये कहानी है नीदरलैंड्स की। नहीं, ये नीदरलैंड्स की भी कहानी नहीं। एक और जवाब आया है ये कहानी बगदाद की। नहीं 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 नहीं, बगदाद की भी कहानी नहीं है। मैं बताती हूँ, ये कहानी हमारे घर के बहुत पास की है। इस हिंट से किसी को समझ में आया कि कहानी कहाँ की है? बहुत पास की है। और मैं दिल्ली गुड़गांव में रहती हूँ, और भी पास की है। ये कहानी है सूर्या गांव की। अब आप पूछेंगे सूर्या गांव कहाँ पर है? सूर्या गांव है उत्तराखंड में। और सूर्या गांव की खासियत ये है कि वहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। वहाँ पर काठगोदाम तक ट्रेन जाती है, यानी कि आप शताब्दी पकड़ें अगर दिल्ली से सुबह, तो वो आपको 12 बजे तक काठगोदाम पहुँचा देती है, और वहाँ से लगभग सिर्फ 1.5 घंटे में आप सूर्या गांव पहुँच जाते हैं। अब सूर्या गांव मैंने क्यों चुना? एक तो यहाँ की कहानी बेहतरीन है, दूसरा सूर्या गांव की आज भी खासियत यह है कि वो एक पहाड़ के बिल्कुल ऊपर छोटा सा गांव है। आप जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप पहाड़ी के ऊपर हैं, आप किधर भी देख सकते हैं, और बड़े थोड़े से लोग हैं। एक आध जगह बनी है जहाँ आप रुक सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी अभी जंगल ही है। और तो और जब आप भीमताल से थोड़ा पहले चढ़ाई शुरू होती है, गाड़ी लेकर जा सकते हैं, और जब आप गाड़ी ऊपर जा रही होती है ना तो कभी कभी वहाँ पर तेंदुए जो है ना रास्ते में भी दिख जाते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं, वो बड़े प्यार से रहते हैं।
तो आप सूर्या गांव जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक तो लोग नहीं है, आप 2-4 कॉटेजेस हैं जिनमें आप रुक सकते हैं। जब वहाँ आप रुकेंगे तो रात को आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ कोई है ही नहीं, इतनी शांति, और हर बहुत दूर तक कुछ नहीं है। पहाड़ी की चोटी पे आप हैं, सिर्फ वादियाँ दिखाई देती हैं, और जिस तरह से आदमी कोई भी पगडंडी पकड़ के चलता था, आप चलिए तो वहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। और एक रास्ता है जो कि करीब 20-25 मिनट चलने से, ट्रैक करने से आपको 7 ताल ले जाता है। और जब सुबह आप निकलें यहाँ पर वॉक करने तो अपना कैमरा मत भूलिएगा, क्योंकि हर एक तरफ कमाल के नज़ारे मिलेंगे। और ऊपर से जो 7 लेक्स का नज़ारा मिलता है ना, वो कमाल का है। जब आप इस पगडंडी से नीचे उतरकर लेक तक पहुंचते हैं, आप घूम सकते हैं लेक के तरफ, और वहां पर आप बोटिंग कर सकते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ाई थोड़ी खड़ी है, लेकिन धीरे धीरे करें तो आप आराम से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी देखने वाली जगहें आसपास हैं इसके, और मेरे चैनल पर जाइएगा जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपॉलोजेटिक वुमन। उस पर सूर्या गांव के पूरे डिटेल्स आपको मिलेंगे। और ये जगह ऐसी है, उत्तराखंड में तो टूरिज़्म ऑलरेडी शुरू हो गया है, वहाँ जाना आना खुला हुआ है। ये जगह ऐसी है कि आप तुरंत जा सकते हैं। गर्मी में जाइए, ठंड में जाइए, दोनों समय जाने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और कितनी भी गर्मी हो, तो मतलब आप समझिए कि मई जून की गर्मी भी हो, वहाँ पर ठंडक होती है। और सिर्फ आप इतनी जल्दी से पहुँच जाते हैं दिल्ली से। तो सूर्या गांव की एक कहानी और इतना खूबसूरत है कि मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ कि आप सूर्या गांव जाइए। अब अगर हम सूर्या गांव गए हैं तो हमें खाना क्या चाहिए, वहाँ की स्पेशलिटी तो खानी ही चाहिए। तो नंबर 1 स्पेशलिटी जो मैं कहूँगी कि आपको खानी चाहिए वो है कंदली का साग। ये ग्रीन वेजिटेबल हुई कंदली, लेकिन आप गेस करेंगे, कोई भी यहाँ पर गेस करना चाहेगा कि कंदली हम किसको कहते हैं? हम उसे किसी और नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती, प्लेन्स में नहीं होती है, होती वहीं पे उत्तराखंड के पहाड़ों में होती है। तो कंदली का साग वहाँ की खास स्पेशलिटी है। तो एक किसी का आया कि पालक, नहीं पालक नहीं है, ये कुछ और स्पेशल एग्जॉटिक चीज़ है। कंदली है बिच्छू बूटी, आपने सुना होगा ना, छू जाए तो जान निकल जाती है, वही वाली बिच्छू बूटी, उसका वो लोग साग बनाते हैं और वो बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद वहाँ खाने वाली चीज़ है दुबुक। दुबुक की दाल, मतलब वहाँ का एक स्पेशल गहत की दाल होती है, उसका एक डिश बनती है दुबुक। तो दुबुक खाना मत भूलिएगा। और एक और चीज़ होती है बाड़ी। तो ये 3 चीज़ें आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई करिए। और मैं बताती हूँ ट्राई करने का सही तरीका क्या है। जो गांव के लोग हैं वो बहुत हॉस्पिटेबल हैं, बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। तो हम क्या करते थे, वॉक किए, थोड़ा गांव के अंदर चले गए और किसी को कहा कि हमें ये बना कर खिलाइए, तो वो उसी दिन नहीं तो अगले दिन हमारे लिए एकदम ऑथेंटिक गांव के घर में बना हुआ खाना रेडी कर देते थे और हम फिर वो खाते थे, क्योंकि उसमें वो ओरिजिनल टेस्ट आएगा, रेस्टोरेंट्स में वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। वहाँ के किसी भी परिवार से आप बात करके वहाँ मील खा सकते हैं। और वो लोग पैसे लेने से इनकार करते, लेकिन आपको देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पैसे इतने होते नहीं हैं, आप ज़रूर दीजिए। और मैं तो यहाँ से कुछ उपहार ले गई थी, जो मैंने उन लोगों को दिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तो आज हमने बात की सूर्या गांव उत्तराखंड की, और सूर्या गांव आपको ज़रूर ही जाना चाहिए। आप जब वीडियो देखेंगे मेरे चैनल पे उस सूर्या गांव का, आपका मन खुद ही करेगा कि मैं अभी उठूं और चले जाऊं। आप बल्कि आप अपनी गाड़ी, जैसे आजकल लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल चल रहा है, आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। दिल्ली से 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते और गाड़ी ऊपर तक चली जाती है, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। और रात में जब वहाँ पे हवा चलती है ना, तो ऐसा लगता है कुछ म्यूज़िक बज रहा है, इतनी शांति होती है, इतना खूबसूरत है वो। ज़रूर जाइएगा। और मैं एक बार कॉन्टेस्ट फिर दोहरा देती हूँ, सेल्फ़ी कॉन्टेस्ट है, हैशटैग लगाना है कहानीबाज अनुपमा सेल्फ़ी कॉन्टेस्ट, और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे शेयर करना है। बेस्ट सेल्फ़ी विल विन लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स एंड बैजेस। अच्छा, मुझे ना हर बार की तरह कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, आपको भी नहीं आती होंगी, आई एम श्योर ऑफ इट। अच्छा, क्या होता है आजकल, मान लो मेरे बैंक अकाउंट में कहीं से कुछ पैसे आए, अरे पैसे आए नहीं कि मेरे रिलेशनशिप मैनेजर और बैंक एग्जीक्यूटिव को पहले पता चल जाता है। ऐसा लगता है कि एसएमएस मेरे पास आने से पहले उनके पास आया और मुझे फ़ोन आ जाता है, आपके अकाउंट में थोड़े पैसे आए हैं, क्या आप एफडी बनवाएंगे, क्या आप इन्वेस्ट करेंगे।
अरे ये कौन सा रूल है कि मेरे अकाउंट की जानकारी किसी को भी हो, चाहे वो बैंक का एग्जीक्यूटिव क्यों नहीं है? क्या ये रूल्स के अंतर्गत है? क्या आरबीआई इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप अपने क्लाइंट के बैंक अकाउंट पर ऐसी ट्रैकिंग रखें कि जरा सा पैसा ट्रांसफ़र हुआ तो आपको एक उसी मिनट खबर लग जाए? इससे क्या मेरी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती? मान लो कभी कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है तो सारी दुनिया को पता चल जाए कि मेरे अकाउंट में ये पैसे आए और फिर वो मुझे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। तो ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। आई एम श्योर आपके साथ भी हुई होगी। अगर हुई है तो मुझे लिखकर बताइए कि ऐसा कैसे होता है कि अकाउंट में पैसे आते हैं और रिलेशनशिप मैनेजर एग्जीक्यूटिव को उसी मिनट पता चल जाता है कितना अमाउंट आया है और वो बताने लगते हैं कि हम उसका क्या करें। मुझे इस चीज़ से बेहद शिकायत भी है और मैं एकदम सरप्राइज्ड भी हूँ। मुझे लगता था मेरा बैंक अकाउंट मेरा है, लेकिन मेरा नहीं है, वो भी एक मार्केटिंग डिवाइस है। और एसएमएस मुझे आता है तो लगता है बैंक एग्जीक्यूटिव को मुझसे पहले आता है। इससे तो कितनी मतलब ये बहुत बड़ा इशू लगता है मुझे और ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अगर आप इससे सहमति रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वी मस्ट टेक इट अप। ये कोई तरीका नहीं है कि मेरे अकाउंट में जो एक्टिविटी हो रही है उसकी जानकारी किसी को भी हो। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आप मानते हैं कि ये एक रियल प्रॉब्लम है या आपको लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? तो मेरे इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हम अनाउंस करेंगे अगले प्रोग्राम में लिसनर ऑफ द वीक। और अब आते हैं एक प्रैक्टिकल मैजिक पर, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल मैजिक बताऊंगी जो आपके बहुत काम का होगा। आजकल चल रहा है बरसात टाइप का मौसम। पानी तो ठीक से नहीं पड़ रहा है लेकिन चिपचिपापन पूरा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, स्किन डल हो जाती है, स्किन लाइफलेस लगती है और स्टिकी लगती है हर समय। तो आप चाहते हैं कि आपकी स्किन शाइन करे, ग्लो करे, स्टिकी ना लगे। आपको कहीं जाना है हो सकता है और आपको पास टाइम भी नहीं है, तो क्या करें? ऐसा क्या प्रैक्टिकल मैजिक है कि स्किन शाइन करने लग जाए? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो हम फ़िल्टर कॉफ़ी बनाते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी की बात नहीं कर रही हूँ, जो हम बीन्स को क्रश करके कॉफ़ी पाउडर बनाते हैं और उससे जब हम फ़िल्टरिंग करके कॉफ़ी बनाते हैं तो हमारे पास वो कॉफ़ी पाउडर बच जाता है। तो उस कॉफ़ी पाउडर को लीजिए और उसमें थोड़ी शुगर मिलाइए। जितना कॉफ़ी पाउडर है उससे आधी शुगर, जैसे कि मैंने ये मिला के रखी हुई है। तो उसको क्या करना है, आपने कॉफ़ी पाउडर में शुगर मिलाई और उसको स्क्रब की तरह यूज़ करना है। अपने चेहरे पर लगाइए और उसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह रब करिए और रब करते रहिए। 2-3 मिनट के बाद आप कोल्ड वाटर से उसको वॉश ऑफ कर दीजिए। वॉश ऑफ करने के बाद हल्का सा कोई मॉइस्चराइज़र लगाइए और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक यूज़ में आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम शाइनी हो गई, ग्लो करने लगी और वो जो डलनेस थी वो चली गई। क्यों? क्योंकि शुगर में होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड से क्या होता है कि आपके का जो हाइड्रेशन है वो इनसाइड हो जाता है, स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। और कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को एकदम से किकअप करता है। तो दोनों चीज़ें मिला के जब आप स्क्रब यूज़ करते हैं, आप यू आर कैमरा रेडी, यू आर सेल्फी रेडी। एंड दैट इज़ वाई आज हमारा कॉन्टेस्ट है सेल्फी कॉन्टेस्ट। ये स्क्रब ट्राई करिए, उसके बाद अपनी सेल्फी खींचिए और उसको पोस्ट कीजिए मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम में विद द हैशटैग कहानीबाज अनुपमा सेल्फी कॉन्टेस्ट। बेस्ट सेल्फी विल विन लॉट ऑफ एक्साइटिंग प्राइजेस and we will announce the winner after 2 weeks, which is like not the next program, the next to next program. So you have 15 days. Keep posting, keep sharing, keep liking. तो ये था मेरा आज का शो। आपको कैसा लगा? आप सूर्या गांव कब जाने वाले हैं? वहाँ जब जाएंगे तो मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजिए, कहानीबाज अनुपमा हैशटैग पर उसको टैग करके फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को भी सलाम। बाय बाय, नमस्कार। मेरा चैनल जिसका नाम है अनुपमा द नॉन अपोलोजेटिक वुमन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, नमस्कार।